बारे में जाना था कि कैसे असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, किस प्रकार से गांधी जी ने इस आंदोलन की ढांचा खिलाफत आंदोलन के नेतृत्व में किया और कैसे खिलाफत आंदोलन के लोगों ने इस असहयोग आंदोलन को शुरू करने के लिए गांधी जी को प्रेरित किया। तो हमने इस आंदोलन के बारे में तमाम चीजें जान चुके थे जो फैक्चुअल थे, जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट थे। यह किस अधिवेशन के तहत पारित किया गया और किस प्रकार से यह पारित हुआ और कैसे गांधी जी इस आंदोलन को एक महत्वपूर्ण रूप देते हुए पूरे जन आंदोलन के रूप में लाने की कोशिश किया। आज हम इसी आंदोलन को मुख्य रूप से इसके रूपरेखा के तौर तरीके के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे गांधी जी इस आंदोलन को एक जमीनी आंदोलन बनाने की कोशिश की, लोगों तक कैसे अपने आप को पहुंचने की कोशिश किया, कैसे यह आंदोलन धीरे धीरे एक जन आंदोलन के रूप में तब्दील होता चला गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जब बात असहयोग आंदोलन की रूपरेखा की हो तो सीधी सी बात है कि हम कुछ इसके रचनात्मक कार्यों, इसके कुछ हम गतिविधियों के बारे में जानेंगे। जैसा कि गांधी जी ने इस आंदोलन के कुछ शर्तें और कुछ नियम व्यवस्थाओं के अनुपालन में जनता तक पहुंचने की कोशिश की ताकि ज्यादा से ज्यादा जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग थे, चाहे वह किसान हो, मजदूर हो, चाहे महिलाएं हो, वे इस आंदोलन से जुड़े। उनकी विचारधारा इस प्रकार से तैयार की कि वे व्यवहारिक स्तर पर इस आंदोलन को उतारने की पूरी कोशिश की। तो वे क्या थे, हम इसके बारे में समझते हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि रचनात्मक उनके कार्य कैसा थे, तो सबसे पहले उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। आप सभी जानते हैं कि खिलाफत आंदोलन से प्रेरित एक मूवमेंट था, तो उसने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। सबसे पहले एकता पर बल दिया। उसके बाद अगर हम देखें, अगर दूसरा चीज देखें तो समाज में कई ऐसे कुप्रथाएं थी जिसकी वजह से हिंदू समुदाय में और हिंदू व्यवस्थाओं में व्याप्त हुई कुप्रथाएं सामाजिक व्यवस्था को विखंडित करके भी उन्हीं एकता में बाधा पहुंचा रहे थे। जैसे कि बालकरी छुआछूत की या महिला विरोध, महिलाओं को शिक्षा से वंचित करना, उन्हें पर्दा में रखना, उन्हें शिक्षा के अधिकार से वंचित करना, ऐसी तमाम हमारी सामाजिक बुनियादी जो कमियां थी जिसको गांधी जी भाली भांति समझते थे। अगर इन चीजों में सुधार करके अगर हम लोगों को नौकरी राष्ट्र के निर्माण के तौर तरीकों के बारे में बताया जाए, उन्हें एक नई विचारधारा के क्षेत्र में लाया जाए, तो शायद वे ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एकजुट होकर वे एक नवोदित राष्ट्र के निर्माण में सहयोग स्थापित करेंगे और हमारा जो देश है वह राष्ट्रवाद के प्रति गंभीरता से समझदारी रखेगा। तो उन्होंने दूसरी जो रचनात्मक जो काम किया हमारे देश और समाज के प्रति, वह था अस्पृश्यता का विरोध, यानी छुआछूत का विरोध। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हिंदू समाज में छुआछूत एक घोर कुप्रथा थी। वे जानते थे कि जब तक हम जाति व्यवस्था में इस व्याप्त कमियों को दूर नहीं कर सकते, समाज में सारे वर्ग के लोगों को समान तरीके से जीवन जीने का अधिकार नहीं दे सकते, तब तक हम अपने ही व्यवस्था में जो कमियां, जो हम एकता के लिए एकता एकजुट होने के लिए जो विरोध कर रही है, हम अपने लक्ष्यों को नहीं पा सकते थे। तो उन्होंने दूसरी बात यह किया कि छुआछूत का विरोध किया, यानी देखें तो अस्पृश्यता का विरोध किया। अस्पृश्यता का विरोध किया उन्होंने ताकि हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके। तीसरा चीज देखें तो महिला सशक्तिकरण पर बल दिया और इसके लिए उन्होंने शिक्षा पर बल दिया। लिंग भेद को यानी देखा जाए तो शिक्षा पर बल दिया, यानी शिक्षा पर समानता, शिक्षा पर महिलाओं को भी शिक्षा, पुरुषों की समान शिक्षा दिया जाए। लिंग भेद को दूर किया जाए, यानी पुरुष और महिला में जो भेदभाव है उसे दूर करना था, इस पर उन्होंने बल दिया। तो ये सारी चीजें थी। अगर चौथी से देखें तो उन्होंने इस आंदोलन के लिए जो स्वराज पर जो बल दिया था, स्वदेशी वस्तुओं उपभोग पर बल दिया। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हमें ब्रिटिश सरकार को किसी तरीके से सहयोग नहीं करना है। इस आंदोलन का एक मुख्य
उद्देश्य यही था, जो सकारात्मक तौर तरीके जो सकारात्मक थी हमारे देश के समाज और अर्थव्यवस्था के लिए, क्योंकि उनको पता था कि ब्रिटिश सरकार हमारी जो धन संपत्ति है, जो संपदा है, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था है, उसी पूरी तरीके से निचोड़ कर अपने देश में ले जा रही है। और यहाँ की जो गरीब किसान है, जो मजदूर है, जो श्रमिक है, वे मेहनत करने के बावजूद भी उनकी हालातें आर्थिक तौर पर काफी कमजोर बनती जा रही है। यदि हम चाहते हैं कि इसमें सुधार करें तो हमें सभी देशवासियों को आत्मनिर्भर बनना होगा, और इसके लिए हमें जरूरी है कि जो परंपरागत जो पेशागत है, जिसे करके हमारी देश की आबादी खुश रहती थी, उनकी वित्तीय हालातें अच्छी रहती थी, तो फिर से उन्होंने वह स्थिति लाने की कोशिश की, यानी पूरी तरीके से स्वदेशी पर बल दिया। जिस स्वदेशी का रोजगार को जिस स्वदेशी रोजगार की बात करें, या यूं कहें कि जो लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो हमारे यहाँ मौजूद रोजगार के साधन थे, वे सारे रोजगार के साधन ब्रिटिश सरकार के आते आते खत्म हो चुका था, क्योंकि ब्रिटिश सरकार अपने नियमों के मुताबिक अपनी आर्थिक नीतियां बनाती थी और यहाँ के आर्थिक संसाधनों का दोहन करती थी। तो उसी में देखेंगे तो गांधी जी इसी आंदोलन के तहत जो है उन्होंने स्वदेशी पर बल दिया। उन्होंने देखे हैं तो स्वदेशी पर बल दिया। स्वदेशी कहने का मतलब है जो हमारे रोजगार के जो परंपरागत साधन रहे हैं, जैसा कि कुटीर उद्योग, अगर हम बातचीत करें रोजगार के स्तर पर, जैसा कि ग्रामीण उद्योग है, ग्रामीण उद्योग पर बल दिया, चाहे वह कुटीर उद्योग हो या ऐसा कोई भी ग्रामीण क्षेत्र का उद्योग, जिससे लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, लोग आत्मनिर्भर बन सके, उनके पास स्किल हो, उनके पास कुछ करने की कुछ अलग तरीके से करने की कुशलता हो, उस पर बल देने की जरूरत दिया। उन्हें किसी तरीके से ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाई हुई चीजों का उपभोग करने, उसके अपने जीवन में उतारने पर सीधे तौर पर मनाही कर दिया। यानी उनका कहना था कि ब्रिटिश सरकार जो भी सामान हमारे यहाँ बेचने आ रही है, हम उसका विरोध करेंगे, उसे हम अपने उपभोग में नहीं लाएंगे, बल्कि हम अपने द्वारा कोई चीज का निर्माण करेंगे जो हमारे जरूरी के लिए है, और हम उसी का अपने जीवन में व्यवहारिक स्तर पे लाएंगे, उपभोग के तौर पे लाएंगे, ताकि लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिल सके। उनका यह स्वदेशी संदेश था। स्वराज्य के क्षेत्र में रोजगार के स्तर पर तो यह उन्होंने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया आम लोगों को, जो संदेश आज भी हमारे संविधान में गांधीवादी विचारधारा के तौर पे हम मुख्य रूप से अपने ग्रामीण स्तर पर स्थापित करने की कोशिश करते हैं और उसके लागू भी करते हैं। चाहे वो पशुपालन की बात हो, चाहे वो कुटीर उद्योग की बात हो, या मुर्गी पालन, बकरी पालन, जो भी हमारे यहाँ के जो स्थापित रोजगार है, जो हमारे देश में बड़े पैमाने के लोगों को रोजगार देता है, वो उन्हीं का दिया हुआ संदेश है, और हमें उसी संदेश के राह पर आज भी चलते हैं। तो ये सारे जो सकारात्मक आज थे। चौथी बात जो उन्होंने कही कि शराब विरोधी, उन्होंने शराब का भी विरोध किया। गांधी जी शराब उपभोग पर विरोधी थे, उन्होंने शराब का भी विरोध किया, क्योंकि उनका कहना था कि शराब किसी भी समाज के निर्माण में बड़ी बाधक है। लोगों की मानसिकता को कमजोर करने के साथ साथ एक एकजुट समाज को बनाने और साथ ही समाज में कलह पैदा करने में यह शराब जो है अहम रोल निभा सकता है। इसीलिए हमें एक कुशल समाज और एक शांति तथा आदर्श समाज का निर्माण के लिए हमें शराब का विरोध करना पड़ेगा। तो उन्होंने जो है शराब का जो है विरोध किया। तो गांधी जी के द्वारा ये जो सारे कार्य जो किए गए असहयोग आंदोलन के दौर में, ये हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए ये सारे के सारे एक सकारात्मक कार्य थे, है ना। तो आप ये समझे कि उनके द्वारा ये सकारात्मक कार्य क्यों किया गया और इसके ऊपर क्यों बल दिया गया। यही था हमारा जो है आने वाली भारत का भविष्य, क्योंकि ये आंदोलन करते समय सिर्फ तत्काल पर ही ध्यान नहीं देते थे, बल्कि अपने विचारों को, अपनी संदेशों को इस आधार पर तय करते थे कि आने वाले भविष्य में भारत किस दिशा क्यों आगे बढ़ेगा, और जिस दिशा में भारत आगे जाए वह भारत एक प्रमुदित राष्ट्र के तौर पे एक आदर्शमय राष्ट्र हो, जहां पर समाज के सभी वर्गों का सम्मान, उनका आदर, सभी वर्गों को सामाजिक आर्थिक रूप से समान हिस्सेदारी मिले। हर तरीके से वे अपनी संदेशों को एक समान तरीके से लोगों तक पहुंचाकर
इस असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के छत तक पहुंचा दिया। तो हमने इन सब चीजों को देखा। अब ये देखते हैं कि उन्होंने नकारात्मक कार्य क्या किया। अगर हम नकारात्मक कार्यों को देखें तो सबसे पहले उन्होंने जो नकारात्मक कार्य किया था, अगर हम नकारात्मक कार्यों को देखें अगर तो हमने सकारात्मक कार्यों को देख लिया। अगर हम नकारात्मक कार्यों के बारे में देखें तो उन्होंने सबसे पहले जो है स्कूल कॉलेज, अगर हम देखें तो स्कूल कॉलेज या जो भी सरकारी कार्यालय था इसके बहिष्कार किया, सरकारी कार्यालयों की बहिष्कार किया। उनका बहिष्कार की सबसे बड़ी संस्था, क्योंकि कसीरे के तौर पे बात की कि ब्रिटिश सरकार को किसी प्रकार की सहयोग न करना, इस आंदोलन का एक ही शब्दावली थी कि हम ब्रिटिश सरकार के साथ किसी तरीके के किसी स्तर पे जो है प्रत्यक्ष रूप से सहयोग स्थापित करेंगे और न ही उन्हें किसी तरह का सहयोग देंगे। तो स्कूल कॉलेज जो कार्यालय थे उन्हें बहिष्कार किया गया। जो भी सरकारी पद पर कार्यरत थे, चाहे वह प्रोफेसर हो, चाहे वह प्रिंसिपल हो, चाहे वह विद्यार्थी हो, इन सभी ने जो है स्कूल कॉलेजों का अपने पदों का बहिष्कार किया। इन सबका उन्होंने बहिष्कार किया और ये था एक नकारात्मक पक्ष। अगर हम पिछले तौर पे देखें तो दूसरी बात जो उपाधियां मिली थी, उपाधियों का त्याग, जैसे कि गांधी जी, अगर हम गांधी जी की बात करें तो उन्होंने कैसर ए हिंद की जो उपाधि अंग्रेजों ने उन्हें दिया था उसको त्याग दिया, इन्हें त्याग दिया। गांधी जी को जो अंग्रेजों ने 1915 में जब द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था तो ब्रिटेन को भारतीय सैनिकों को सहयोग करने के लिए उन्हें प्रेरित किया और गांधी जी के इस विचारों से प्रभावित होकर अंग्रेजों ने उन्हें कैसर हिंद से सम्मानित किया था। तो इसलिए गांधी जी ने देखा कि अब ये जो उपाधियां हैं हमारे ना तो समाज के अनुकूल मालूम पड़ रही है और ना ही हमारे विचारों के व्यवहारिक स्तर पर खरी उतर रही है। इसीलिए उन्होंने अंग्रेजों की नीतियों और कठोरताओं को देखते हुए कैसर हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। इसी समय उन्होंने त्याग दिया था। तो ये था हमारा नकारात्मक पक्ष और ये था हमारा सकारात्मक पक्ष। अगर चौथी बात हम ये देखें तो उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ये उनका जो है एक महत्वपूर्ण संदेश था स्वदेशी विचारधाराओं के लिए, यूं कहें कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो हम लोगों ने ये देखा असहयोग आंदोलन के रूप देखा गया है कि जो सकारात्मक और जो नकारात्मक पक्ष था हम लोगों ने इसी भांति से समझ लिया। अब हम ये जानते हैं कि इस आंदोलन की विस्तार क्या रही और किस प्रकार से इन्होंने यह आंदोलन पूरे देश भर में अपनी कब्जा जमाया, कैसे यह लोगों तक अपनी पकड़ बना ली और देखते ही देखते यह कैसे आंदोलन जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया। तो हम आगे चलते हैं, देखते हैं। अब हम देखते हैं गांधी जी ने, ये गांधी जी के जीवन में जो सबसे बड़ी जो परिवर्तन देखने को मिला वह था विजयवाड़ा अधिवेशन। ये जो विजयवाड़ा जो अधिवेशन था, इस अधिवेशन के तहत गांधी जी ने अर्धनग्न फकीर, आपने देखा कि अर्धनग्न फकीर रहने की घोषणा की। अब ऐसा उन्होंने क्यों किया? वे तहुरी तक के अर्धनग्न फकीर बनकर रहने की घोषणा क्यों की विजयवाड़ा अधिवेशन के तहत? जैसे कि हमने कहा कि वे पूरा कोशिश किए कि असहयोग आंदोलन को एक जन आंदोलन बनाना है और इसके लिए जरूरी है कि हमारी जो विचारधारा है
उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के स्तर पर जो किसान थे, जो मजदूर थे, जो गरीब थे, जिनको अपने शरीर को ढकने के लिए कपड़े तक के उपलब्ध नहीं हो पाते थे, वे किसान जो अर्धनग्न रहकर दिन रात खेतों में काम करते हैं, इस देश के लिए अन्न का उत्पादन करते हैं और इस देश की अर्थव्यवस्था के विकास में सहयोग निभाते हैं। अगर उन किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत ना हो, उनकी बातें ना सुनी जाए, तो फिर हम एक विकसित भारत का निर्माण हम नहीं कर सकते। जब तक हम ग्रामीण स्तर पर लोगों में सुधार नहीं कर सकते, तो उन्होंने किसानों को एकजुट करने के लिए, अपनी विचारधाराओं में लाने के लिए वे व्यवहारिक स्तर पे उनकी बातों, उनकी व्यवहारिकताओं को अपने जीवन में उतारने की कोशिश तो किया ही, साथ ही इस आंदोलन का हिस्सा भी बना दिया। इसीलिए उन्होंने कोशिश किया कि हम भी अर्धनग्न फकीर ही बनते रहेंगे। आपने देखा होगा गांधी जी असहयोग आंदोलन के बाद अर्धनग्न फकीर रहे, आजादी तक रहे, है ना। तो अर्धनग्न फकीर यही इसी अधिवेशन के समय, इसी मूवमेंट के दौरान अर्धनग्न फकीर रहने की कोशिश किया और इसी समय वह कांग्रेस सदस्य जो है 1 करोड़ कांग्रेस की सदस्यता, मतलब कहने का अर्थ है कि 1 करोड़ कांग्रेस के सदस्य करने की घोषणा की। 1 करोड़ कांग्रेस के सदस्य हो, 1 करोड़ कांग्रेस सदस्य बनाने की घोषणा इसी समय उन्होंने की थी। ये उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना थी और एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, है ना। दूसरी बात हम देखें तो उन्होंने राष्ट्रभाषा पर ज्यादा बल दिया। राष्ट्रभाषा पर बल, सीधी सी मतलब था जो यहाँ की जो राष्ट्रभाषा है, जो जिस पर ज्यादा, जिस भाषा को देश की सर्वाधिक आबादी बोलचाल में उपयोग में लाती है, उस भाषा पर ज्यादा बल दिया ताकि उनकी आवाज जो है लोगों तक पहुंच सके, है ना। तो ये हमने समझा विजय युवा अधिवेशन के तहत उनकी जो है अपनी एक घोषणा और उनके व्यवहारिकता में आने वाली परिवर्तन के बारे में ये हमने देखा। अब हम देखते हैं इस आंदोलन के विस्तार, हम देखते हैं इस आंदोलन के विस्तार के बारे में कि यह आंदोलन जो है कैसे विस्तृत हुआ। लेकिन एक मजे की बात यह है कि इसी आंदोलन के समय जो हमारे देश के जो कदावर क्रांतिकारी नेता थे बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। इसी आंदोलन के समय ही मृत्यु हो गई। तो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाने की वजह से गांधी जी ने एक तिलक फंड की स्थापना किया। एक तिलक फंड की स्थापना जो है इसी आंदोलन के समय किया। तिलक फंड की स्थापना किया और इसमें 1 करोड़ रुपया स्थापना जो है इसी के तहत उन्होंने किया था ताकि लोग जो है कुछ फंड कर सके और इस आंदोलन को, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया जा सके। तो हमने विजय अधिवेशन के तहत जो है क्या था, इस प्रकार की गांधी जी ने इसको लाया, तो हमने इस चीज को समझा, है ना। और आगे देखते हैं इसके विस्तार के बारे में। हम आगे बात करेंगे विस्तार के बारे में, असहयोग आंदोलन का विस्तार के बारे में हम बात करेंगे। अब हम देखते हैं विस्तार के बारे में कि कैसे पूरे देश में अपने आप को जो है आग की लपेटे की तरह जन वासियों तक जो है पहुंचने की कोशिश किया। हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो असहयोग आंदोलन की हम सकारात्मक और नकारात्मक कार्यों के बारे में भांति परिचित हैं। अब हम जानते हैं इस आंदोलन के विस्तार के बारे में कि आंदोलन का जो विस्तार है किन नेताओं के सहयोग से किया गया। तो हम बता दें, अगर हम मोतीलाल नेहरू की बात करें, मोतीलाल नेहरू ये यूपी से थे। मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू ये लोग यूपी में इस आंदोलन का जो है प्रसार कर रहे थे, प्रसार पर बल दे रहे थे।
उसी के बाद गुजरात में भी इसका प्रभाव जो है काफी अच्छी खासी देखने को मिला, क्योंकि गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके बाद बिट्टू भाई पटेल हुए। ये लोग गुजरात में इस आंदोलन को जो है बढ़ावा दे रहे थे। उसके बाद हम देखें श्री राजगोपालचारी, आपने सुना होगा इनको, श्री राजगोपालचारी, ये मद्रास में थे। तो इस तरीके से जो है ये आंदोलन जो है पूरे देश में अपना प्रभाव जमा रही थी, कुछ सहयोगी नेताओं के माध्यम से, कुछ राष्ट्रवादियों के द्वारा, है ना, जो इस आंदोलन में अपने आप को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने में और साथ ही गांधी जी के विचारों में विश्वास करते थे, तो उन्हें जो है प्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया। इस आंदोलन को जमीनी स्तर पर ले जाने की उन्हें पूरी तरीके से जो है उनके सपोर्ट में आया। तो हमने इसके विस्तार के बारे में एक चीजें देख लिया। तीसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सब चीजें मौजूद रही उस समय। अब हम ये देखते हैं कि यह आंदोलन जो है, जो अहिंसा और सत्य के राह पे चलने वाला आंदोलन धीरे धीरे या कैसे हिंसात्मक स्थिति में आ गया। एक तरफ गांधी जी इसी आंदोलन के माध्यम से पूरे देशवासियों को यह संदेश दिया कि हम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किसी तरीके का हम खून खराबा नहीं करेंगे, हमारे ओर से कोई भी हिंसक प्रदर्शन नहीं होगी, हम कोशिश करेंगे कि पूरे देशवासियों को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शांति प्रदर्शन करें, अहिंसक के राहों पे चले और इस मार्ग पर चलकर ब्रिटिश सरकार को झुकाने की कसम भी खाए और अपनी विचारधाराओं पर टिके रहकर पूरे देशवासियों को यह संदेश भी दिया कि हमें हिंसक मंजूर भी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे ये आंदोलन जो है जब पूरे देश भर में आग की लपेटे की तरह भड़की, तो कहीं कहीं यह हिंसात्मक रूप भी धारण कर रहे। अब देखेंगे तो असम में चाय बगान के जो मिल मालिक थे उनके विरोध है, मजदूरों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया। कई आंदोलनकारी ब्रिटिश सरकार के विरोध है, विरोध के नारे लगा रहे हैं। कहीं ब्रिटिश सरकार आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज कर रही है, खून की नदियां बह रही है। तो इस तरीके से देखते देखते यह आंदोलन जो है पूरे देश में हिंसा की चपेट में आ गया। एक सही दिशा में चलने वाला आंदोलन देखते ही देखते हिंसा की राह पर चलकर गांधी जी के अहिंसा के विचारों के संदेश जो पूरी तरीके से सत्य के मार्ग पे उतारने की कोशिश किया, लेकिन स्थिति ठीक इसके विपरीत अंग्रेजों द्वारा लगातार लाठीचार्ज करने की वजह से मालूम पड़ी, लोग हिंसक होने लगे। लोग इतने हिंसक होने लगे कि असहयोग आंदोलन को स्थगित करने के लिए गांधी जी को आगे आना पड़ा, क्योंकि इसी मूवमेंट के दौरान एक ऐसी घटना होती है जिस घटना से गांधी जी काफी शुद्ध होते हैं और उन्हें मालूम पड़ती है कि हमारा जो विचार था इस देश के भविष्य के लिए, पूरे देशवासियों के लिए, शायद ये देशवासी उस विचारों के सुगंधों से या तो परिचित नहीं है या वे नहीं चाह रहे हैं कि आगे का जो देश का भविष्य हो वह आदर्शमय या सुंदर हो, क्योंकि भी कभी भी नहीं चाहते थे कि हमारा यहाँ इस आंदोलन में हिंसा हो। वे पूरी तरीके से अहिंसावादी थे और वे इस आंदोलन में उस रोल को ही उतारना चाहते थे। तो ये कौन सी घटना है जिसकी वजह से गांधी जी को इस आंदोलन को स्थगित करना पड़ा? जरा हम उस सब चीज देख लेते हैं, है ना। हमें लखनऊ में एक तो हम लोगों ने असहयोग आंदोलन के
अब हिंसा के राह पर कैसे चल पड़ा, आंदोलनकारी किस प्रकार से हिंसक हो गए, है ना। देखते ही देखते कैसे वो ब्रिटिश सरकार के विरोध है, ब्रिटिश सरकार के रवैये से जूझकर वे हिंसा के मार्ग पर चलकर देश आजाद कराने की राह पे चल पड़े। वे गांधी जी के विचारों को दरकिनार कर दिए और गांधी जी सब बातों को बारी भांति समझे तो वे अचानक क्या फैसला लिए। वे कौन सी घटनाएं थी जिससे काफी वे शुद्ध थे, तो वे घटना जो था, अगर हम उस घटना की हम बात करें तो गोरखपुर में एक जगह है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है चौरा चोरी। ये चौरा चोरी इसे हम कांड या गोरखपुर में है, जिसे हम चौरा चोरी कांड बोलते हैं। ये वही चौरा चोरी कांड है जिसकी वजह से गांधी जी ने 5 अप्रैल 1922 को इस आंदोलन को जो है वापस ले लिया, बिना किसी से निर्णय, बिना किसी से सलाह लिए अचानक के आंदोलन को स्थगित करना पूरे देश में एक शोक की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि जिस आंदोलन ने अपने विचारों के माध्यम से जन तक राष्ट्रवादी होने का संदेश दिया था, लोगों को एकजुट करने का संदेश दिया था, ये आंदोलन पूरी तरीके से जमीनी हो चुकी थी। लेकिन गांधी जी के जीवन में इस आंदोलन से जुड़ा हुआ एक घटना पूरी तरीके से उन्हें राजनीतिक स्तर पर धूमिल कर दिया, क्योंकि जिस आंदोलन के जरिए वे खुद को स्वतंत्रता संग्राम में अपने आप को स्थापित करना चाहते थे। हालांकि ये नहीं कह सकते कि आंदोलन जो है पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया, सफल इस स्तर में तो वही, क्योंकि इन्होंने स्वदेशी विचारों के तहत लोगों को इस ब्रिटिश सरकार के विरोध में एकजुट करने की कोशिश किया, अपनी बातों तक जन तक पहुंचाया। जो लोग, जो कभी ऐसे मूवमेंट तैयार नहीं कर पाए जिसमें आम किसान, मजदूर वर्ग, महिलाएं उस आंदोलन का हिस्सा बन सके, लेकिन गांधी जी ने अपने आंदोलन का हिस्सा ऐसे लोगों को बनाया था। अब ये आंदोलन जो पूरे देश भर में भर किए हुए थे, अब गांधी जी के विचारों से तालमेल न रखने वाली ये कांड, चौरा चोरी कांड, जो हिंसात्मक कांड थी, अब इसकी वजह से उन्होंने यह समझा कि अहिंसा जो एक विचार है लोगों तक अभी तक समझ में नहीं आ पाई है, यह वास्तव हमारे आदेशों एवं योग कहें कि जो हमारा आदर्श है उसके अनुकूल नहीं है। तो उन्होंने इस फैसले के विरोध में जो है, इस घटनाओं के विरोध में जो है अपना असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। आपको बता दें चौरा चोरी कांड एक ऐसी कांड था जब गोरखपुर में कुछ आंदोलनकारी गुजर रहे थे, उस आंदोलनकारियों पर चौरा चोरी में स्थित एक पुलिस थाना था, उसमें स्थापित जो पुलिस दरोगा थे या और भी कोई अधिकारी या जो भी पुलिस कर्मी थे, वे बिना सोचे समझे उस आंदोलनकारियों पर गोलीबारी करना शुरू कर दिया, जिसमें काफी लोगों की मौत हो गई। इसी वजह से जो है भी काफी गुस्सा में आ गया और उस थाने को और उस थाने में मौजूद सारे पुलिसकर्मियों को एक साथ जला दिया। जब इस बात की खबर गांधी जी के पास पहुंची ये घटना, तो काफी व्यथित हुई और यही कारण रहा कि चौरा चोरी कांड की वजह से उन्होंने इस आंदोलन को जो है स्थगित कर दिया। स्थगन को लेकर पूरे देश भर में निराशा की स्थिति बनी। कई ऐसे राष्ट्रवादी जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे गांधी जी के इस फैसले से काफी निराश हुए, चाहे वह सुभाष चंद्र बोस हो, जवाहरलाल नेहरू हो, ऐसे कई नेता थे। और इस फैसले से पूरे देश में सुनापन आ गया। ऐसा लगने लगा कि आजादी लेने के लिए जो एक राह चुनी गई थी, जो एक संदेश देने दिया गया था, वो भी कमजोर मालूम पड़ रही है। अब चिंता इस बात की थी कि आने वाले आगामी जो आंदोलन होंगे वे किस स्तर पे होंगे, कहाँ पे होंगे, अब फिर से कैसे उसे आगे बढ़ाया जाए, यह बहुत बड़ी चिंता थी। क्योंकि जो आंदोलन जमीनी आंदोलन बन चुकी थी, देश के कोने कोने में इस आंदोलन की आवाज पहुंचा था। अब ये आंदोलन स्थगित किया जाना, इस आंदोलन को स्थगित किया जाना वाकई
पूरे देशवासियों के लिए एक नकारात्मकता ही थी। और इस बात से कई लोगों को ताज्जुब लगा कि गांधी जी वास्तव में हिंसा विचारधारा स्वीकार नहीं है। वे अहिंसा के मार्ग पे पूरी तरीके से भारत को आजाद कराने की कस्में खाई हैं और उसी राह पर चलकर ही इस देश को ब्रिटिश सरकार से मुक्त कराएंगे। ये बातें पूरे देशवासियों के लिए जा चुकी थी। तो आज हम लोगों ने इसके बारे में जाना, है ना। अब हम ये जानते हैं कि क्या ये आंदोलन असफल हुआ या सफल हुआ। जैसे कि मैंने बात कहा कि गांधी जी का ये आंदोलन अगर हम भारतीय इतिहास में देखें तो कई इतिहासकारों का मानना है कि जिस मकसद से शुरू किया गया था उस स्तर में तो यह असफल ही है। लेकिन अगर हम जमीनी स्तर पे देखें तो कहीं ना कहीं ये सफलता के लिए यह सफलता की इसनाद भी है, क्योंकि यह अपनी राष्ट्रवादी सोच, एक नवीन विचारधारा, एक भविष्य का भारत कैसा हो, किस प्रकार से उसकी भूमि तैयार किया जाए, इन सब चीजों की रणनीति इन्होंने यहीं पर तैयार कर दिया था। और वास्तव में इस स्तर के तौर पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन हमारे लिए आज के दौर में एक सफल मालूम पड़ती है। इस तौर पे क्योंकि अहिंसा हर समाज हर देश के लिए जरूरी है, क्योंकि इसके बिना विकास संभव हो ही नहीं सकता और ना ही शांति बहाली हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक अच्छा संदेश था। तो ये था हमारा असहयोग आंदोलन। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि अच्छा समझ में आया होगा। आगे भी इस तरह का लेक्चर वीडियो आप लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण घटनाओं और महत्वपूर्ण आंदोलनों को लेकर, और हम इसी तरीके से इतिहास को जानेंगे समझेंगे। ये जो लेक्चर है, ये जो चर्चा का विषय है, आपके बीपीएससी या यूपीएससी का मेंस हो, इसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और याद रखिए, यदि इसी तरीके से हम लेक्चर लाते रहे, आप लोगों को सुनाते रहे और थोड़ा सा भी आप इस पर गंभीरता के साथ बात करें और ध्यान दें, तो आपका सोचने समझने की जो रचनात्मकता है, जो मेंटालिटी है, वह मेंस की झुकाव के लिए होगी। आप ही लिखने की प्रयास करेंगे, कुछ सोचने की प्रयास करेंगे। और देखो हमारे लिए कितना आवश्यक है इतिहास की कोई घटनाएं वे हमें क्या सीख देती है। इस तरीके का रचनात्मक सोच रखना और अपने राइटिंग स्किल्स में प्रयोग करना, यह हमें मेंस में कमाल करने के लिए बनाती है। तो आज हम इसी तक जो है अपने वीडियो को समाप्त करता हूं। आप सभी को धन्यवाद। तो आज हम इसी वीडियो पर इसको समाप्त करते हैं। फिर आगे हम ये देखेंगे कि इसके बाद जब राजनीति में सुधारपन आ गया असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद, तो फिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि देश में राजनीति का आगाज हो, देश में जो है राष्ट्रवाद का फिर से आगाज हो, वे ब्रिटिश सरकार की फिर से जो है विरोध कर सके। ऐसा क्या मूवमेंट की स्थितियां बनी, इसके बारे में हम समझेंगे और जानेंगे आगे के बाद क्या ऐसी स्थितियां तैयार रही। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुई है, इसको यहाँ पे आप देखेंगे, है ना। ये जो घटनाएं हुई थी यहाँ पे 5 अप्रैल नहीं है, ये जो कांड हुआ था ये 5 फरवरी को हुआ था। और इस आंदोलन को जो है स्थगित करने का जो काम किया गया वो 12 फरवरी और 1922 को किया गया था। इस बात को ध्यान रखिएगा।